हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पर एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो शुरुआत से ही है। तो सबसे पहला हमारा ये टॉपिक रहेगा कि राजनीतिक का सामान्य परिचय है, वो मैं आपको करवा दूँ। ये सारे टॉपिक्स पूरी राजनीति क्लियर इस चैनल पे की जाएगी दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। तो राजनीति का सामान्य परिचय। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। आप पेन और कॉपी लेके साथ साथ मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए, ताकि आप कभी भी भूल नहीं सकते। उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल में सर्वप्रथम देश अर्थात राज्य का उल्लेख किया है। उन्होंने राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए हैं दोस्तों। उन्होंने कितने तत्व बताए हैं दोस्तों? तो उन्होंने राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से ही राज्य एक सर्वश्रेष्ठ राज्य कहलाता है। तो सबसे पहला होना चाहिए वहाँ पर निश्चित भूभाग तो होना चाहिए। उसके बाद उसकी जनसंख्या उसके अंदर निश्चित होनी चाहिए। उसके बाद उसके अंदर संप्रभुता भी होनी अत्यधिक आवश्यक है। और वहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ सरकार का होना भी अत्यधिक आवश्यक है। तो दोस्तों, इससे आगे है, सरकार राज्य का ऐसा उपकरण है। सरकार राज्य का ऐसा उपकरण है जो जनता के हित में कार्य करता है। जो सरकार होती है वो जनता के हित में ही कार्य करती है, जो जनता की मांगें होती हैं वो पूरी करती हैं। तो सरकार जनता का एक ऐसा उपकरण है जो जनता के हित में कार्य करता है। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लव, दोस्तों ये नोट डाउन कीजिए, द स्पिरिट ऑफ लव में सरकार के अंग या कार्य बताए हैं। कितने बताए हैं दोस्तों? 3 अंग या 3 कार्य बताए हैं। इसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पृथक्करण का सिद्धांत भी कहा जाता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आगे चलिए, सरकार के वो 3 अंग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले अंग की बात की जाए तो जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका ये है। तो विधायिका के अंदर क्या आ गया? विधायिका के अंदर ये विधि का निर्माण किया, कानून का निर्माण करती है विधायिका। कौन करती है? विधायिका करती है। और इसे व्यवस्थापिका भी कहा जाता है दोस्तों। विधायिका को क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिका भी कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बेसिक नॉलेज इस चैप्टर के अंदर है दोस्तों। तो आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे आपके इस वीडियो के अंदर। आगे आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका अगर हम बात करें तो इसके अंदर नीति निर्माण किए जाते हैं, और नीति का क्रियान्वयन भी कार्यपालिका के अंदर ही किया जाता है दोस्तों। नीति का क्रियान्वयन इसमें किया जाता है तो वो भी कार्यपालिका के अंदर ही किया जाता है। विधि को लागू करना, जो व्यवस्थापिका मतलब जो बनाती है उनको कौन करता है? विधि को लागू भी कार्यपालिका ही करती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए इसे। आगे आइए, कार्यपालिका के दोस्तों 2 भाग होते हैं। कार्यपालिका के अंदर भी इसके मतलब 2 अंग होते हैं। एक तो स्थायी कार्यपालिका होती है, जिसके अंदर नौकरशाही मतलब ये आ जाते हैं, कौन कौन से? डीएम, एसओएम ये आ जाते हैं। जो एसडीएम वगैरह होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं स्थायी कार्यपालिका के अंदर, जो एसडीएम आप नाम सुने होगा। और एक होती है अंतिम कार्यकारी मन, जिसके अंदर मंत्री परिषद आते हैं। उसके अंदर स्थायी नहीं होते, मंत्री परिषद के सदस्य बदलते रहते हैं दोस्तों। आपको पता है कि इसके अंदर तो सदस्य बदलते हैं, जैसे चुनाव होते रहते हैं। तो ये अंतिम कार्य। तो दोस्तों, इसके बाद आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर क्या होता है? न्यायपालिका के अंदर जो भी ये कार्यपालिकाएँ व्यवस्थापिकाएँ जो भी क्रियाएँ लागू जो मतलब ये क्रियान्वित करती हैं, जो कानून बनाती हैं, उसमें न्यायपालिका उसकी जांच करती हैं। यहाँ न्यायपालिका दोहरी भूमिका निभाती है दोस्तों। कौन सी दोहरी भूमिका? एक तो हो गया विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है दोस्तों। ये देखिए, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना। और दूसरा हो गया कार्यपालिका द्वारा किए गए क्रियान्वयन की समीक्षा करना। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें हैं जो न्यायपालिका मतलब मेन हेड होता है, जो निर्णय लेता है कि ये कानून लागू किए जाएंगे या नहीं, ये विधि लागू की जाएगी या नहीं। तो ये सारे कार्य न्यायपालिका करती है। तो इससे आगे आइए दोस्तों, अब आता है संविधान, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान। संविधान का अर्थ क्या है?
यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है जिसमें सरकार के सभी अंगों और शक्तियों का उल्लेख है तथा उस पर आरोपित प्रतिबंधों का उल्लेख है। यह क्या है दोस्तों? विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है जिसमें सरकार के सभी अंगों की शक्तियों का उल्लेख है, उसके अंदर सारी शक्तियों का वर्णन किया गया है, उस पर आरोपित प्रतिबंधों का उल्लेख भी है। इसमें लोगों के मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के लिए नीति तत्वों का उल्लेख है दोस्तों। ये अर्थ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। तो आगे चलते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है संविधान की दोस्तों? तो आवश्यकता इसलिए है, शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। इसका कहने का भाव ये है कि शक्तियाँ व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शक्तियाँ व्यक्ति में होगी तो दूसरों की स्वतंत्रता खतरे में हो सकती है दोस्तों। ये एकदम है कि अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर हम शक्तियाँ दे देते हैं तो वो अपनी मनमानी करेगा, तो उससे क्या हो सकती है, किसी दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता खतरे में होती है तथा शासन बल के आधार पर भी संचालित हो सकता है। संविधान के द्वारा शक्तियाँ सीमित प्रतिबंध द्वारा विभाजित की जाती है। संविधान के अंदर उसके मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार वगैरह की मतलब सब चीज़ों की रक्षा की जाती है। और संविधान के प्रकार कितने? तो संविधान के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, लिख लीजिए। संविधान एक तो लिखित संविधान होता है, संविधान सभा के जो निश्चित समय में लिखा जाए। लिखित संविधान दोस्तों वो होता है जो संविधान सभा के अंदर लिखा जाए, वो भी निश्चित समय में। जैसे कि भारत का संविधान था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया, तो ये निश्चित समय था। अब जैसे बता दूं मैं, भारत का संविधान सबसे बड़ा है जो, और ये इसे अवधि में लिखा गया है, एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है। दूसरा होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का भी लिखा गया है जो एक लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान में दोस्तों क्या है? अलिखित संविधान किसका है? तो यह परंपराओं पर आधारित होता है, किसी संविधान सभा द्वारा निश्चित समय में नहीं लिखा जाता है। ये निश्चित समय में नहीं लिखा जाता है, ना ही संविधान सभा में लिखा जाता है। यह परंपराओं पर ही आधारित होता है, जो पूर्व काल से चल रही है परंपरा उस पर आधारित होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जिसकी ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित है, और कनाडा का संविधान ये भी अलिखित है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। अब संविधान के हमने अर्थ देख लिए, और इसके मतलब संविधान के प्रकार और इसकी आवश्यकता क्या है। संविधान के 2 प्रकार होते हैं, देख लिए। अब संविधान के प्रकार में ये है कि अब ये आइए दोस्तों, ये प्रकार कोई बीच में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई इस वजह से। तो आगे ये दोस्तों, लोकतंत्र क्या है क्या नहीं, अब इसके बारे में बता दें। अब लोकतंत्र आपने नाम तो सुना ही होगा कि लोकतंत्र क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों लोकतंत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ये आप सुनिए। वे राजा महाराजाओं का शासन नहीं होता है, इसके अंदर जनता खुद अपने प्रतिनिधि को चुनती है, मतलब जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र में आता है। तो ये राजा महाराजाओं का शासन नहीं होता है, ये बल तथा शक्तियों पर आधारित नहीं होता है दोस्तों। ये बल तथा शक्तियों पर आधारित नहीं होता। पहले आपने देखा होगा कि बल और शक्ति पर आधारित हुआ करता था, जिसके अंदर ज़्यादा बल होता था, जिसका राज्य अधिक शक्तिशाली होता था, उसी का शासन चला करता था लोगों के ऊपर। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको पता है लोकतंत्र है हमारे भारत में, तो लोकतंत्र के आधार पर चलता है दोस्तों। ये व्यक्तियों की इच्छाओं पर आधारित शासन भी नहीं है, ये व्यक्तियों की इच्छा के आधार पर नहीं है। अगर कोई इच्छा करे कि मैं शासन चला सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है। जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है इसके अंदर। और लोकतंत्र ऐसा शासन है जो जनता की सहमति पर आधारित हो, अर्थात जनता की इच्छा का शासन होता है। देखिए ये आगे की बात, लोकतंत्र ऐसा शासन है जो जनता की सहमति पर आधारित है दोस्तों। किस पर है? जनता की सहमति पर आधारित। जनता अपनी सहमति करके किसी एक प्रतिनिधि को वोट देती है, उसे जिता कर अपना मतलब प्रतिनिधि चुनती है। जनता की इच्छाओं का शासन होता है, या फिर इसे जैसे कि जनता के द्वारा शासन भी इसे कह सकते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी जो आपको मैंने बताई हैं। अब आइए आगे 5 नंबर पर क्या है, इसमें शक्ति का स्रोत आम जनता होती है। इसमें शक्ति मैंने कहा ना, वो बल नहीं होता है कि आपकी भुजाओं पे बल कितना है, आपका साम्राज्य में ताकत कितनी, वो बात नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर शक्ति का मतलब जो कार्य करता है वो आम जनता ही करती है। इसमें शक्ति का स्रोत आम जनता होती है। अब नंबर 6 पे आइए दोस्तों। 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ये जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है। ये जनता के प्रतिनिधियों का शासन, जो जनता मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनती है वो शासन करता है। ये उत्तरदायी शासन है दोस्तों। ये कौन सा एक उत्तरदायी शासन है। तो आगे आइए,
लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोकतंत्र क्या है दोस्तों? लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है वे अल्पसंख्यकों का ध्यान, ख्याल, सम्मान करें। लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है, जिसके अंदर जिस वर्ग की ज़्यादा बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी होती है कि अल्पसंख्यकों का ध्यान, ख्याल, सम्मान करे उसका। और इसके आगे आइए 9 नंबर में क्या कहना चाह रहा है ये, तो लोकतंत्र एक जीवन शैली भी है। लोकतंत्र दोस्तों देखें तो जीवन शैली है जिसमें विचारों में मतभेद हो सकता है, ये नहीं कि मतभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है, लेकिन दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए असहमतियों, मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। तो इसके अंदर शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाता है। मतभेद तो होता ही है विचारों में लोगों की, लेकिन दूसरों के विचारों का सम्मान भी करना इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किसी अहम समस्याओं, मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए दोस्तों। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने इस आपको वीडियो के थ्रू बताई। तो ये तो एक सामान्य परिचय था, इससे पहले एक क्लास हमारी लग चुकी है और अब कंटिन्यू क्लासें आएंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो। थैंक यू गाइस।